स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 9 और जो ये यूनिट है वो है 4.1 और जो ये चैप्टर है वो है द ग्रेट विजनरीज। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 8 तक जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज भी जो है वो चैप्टर से ही रिलेट करती है। और स्टूडेंट मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो उसकी यही वजह है कि वो बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं। और अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग के मुतालिक या किसी और मुतालिक, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलें शुरू कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज को और इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं हमें क्या कहा जा रहा है। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3 एंड मेक माइंड मैप्स ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ बोथ दीज ग्रेट पर्सनैलिटीज़। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है 3-3 के ग्रुप्स में काम करना है और माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप से मुराद है आपने दिमाग में सोचना है, यानी दिमाग में नक्शा बनाना है। और किस बात पे नक्शा बनाना है? ये जो एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, एस्पेक्ट जो है वो स्टूडेंट मुख्तलिफ एस्पेक्ट यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। क्वालिटीज़ एज अ पर्सन, यानी कायदे आज़म कैसे इंसान थे, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ थी और क्या क्या उनमें अच्छाइयाँ थी जो दूसरों में नहीं थी या दूसरों से मुनफरिद थी, और वो उनका क्या विजन था पाकिस्तान के लिए। अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। और स्टूडेंट एस्पेक्ट जो होते हैं वो ये होते हैं कि मुख्तलिफ पहलुओं से चीज़ों को देखना, यानी मुख्तलिफ पहलुओं से चीज़ों को देखना। जब आप कायदे आज़म की पर्सनैलिटी को देखेंगे तो मुख्तलिफ पहलुओं से देखेंगे, मुख्तलिफ सूरतों से देखेंगे कि यार उनके बैठने उठने का स्टाइल कैसा था, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल कैसा था, उनका पाकिस्तान के लिए विजन क्या था और कैसे जो है हम पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा एस्पेक्ट दिया हुआ है आपको, व्हाट शुड वी डू टू मेक पाकिस्तान ग्रेट, यानी हम क्या करना चाहिए हमें जिससे पाकिस्तान जो है वो अजीम बने। तो स्टूडेंट एक तरह से ये सवाल जवाब ही हैं और ये पूरे जो है आपको सवाल जवाब दिए हुए हैं। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है आपको इन सवालों को पॉइंट वाइज लिखना है, यानी आपको ऐसे नहीं लिखना है कि आपने बिल्कुल जो सवाल लिखते हैं वैसे ही लिख दिए सेंटेंस बाय सेंटेंस, नहीं। यहाँ पर आपने पॉइंट वाइज लिखना है। एक पॉइंट बना लें, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, मैक्सिमम जो है 3 पॉइंट बना लें, मिनिमम जो है 2 पॉइंट बना लें, ताकि जो है सवाल आपको समझ में आए। क्योंकि जब आप माइंड मैप बना रहे हैं यानी किसी चीज़ का नक्शा बना रहे हैं तो पॉइंट में उसे लिखेंगे ताकि जो है वो आसान रहे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है एक तरह से सवाल ही हैं। यहाँ पर आपको जो है सवालात दिए हुए कि क्वालिटीज़ एज अ पर्सन, जब कायदे आज़म की पर्सन के तौर पे क्या क्वालिटीज़ थी, आप कैसे इंसान थे, वो आपने बताना है। तो मुख्तलिफ आपको सवालात दिए हुए उसके आपने जवाब देने हैं और इसे एस्पेक्ट भी कहते हैं। और आधे बच्चे जो हैं वो कायदे आज़म पे काम करेंगे, आधे बच्चे इकबाल पर, जैसा कि हमें ईमेल में बताया गया था। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा आपको। अब देख लेते हैं कि इसमें हमें किस तरह से बनाने और कैसे हमने बनाए हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं हमें कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के एस्पेक्ट यानी उनकी जो है ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है पॉइंट बनाने थे। तो सबसे पहले जो है हम कायदे आज़म के एस्पेक्ट पे पॉइंट बना लेंगे, उसके बाद अल्लामा इकबाल को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट यानी सबसे पहला जो हमें सवाल दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था, क्वालिटीज़ एज अ पर्सन, यानी कायदे आज़म कैसे इंसान थे, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी। तो चले पढ़ लेते हैं। ही वॉज अ स्टेट फैशनिस्ट पर्सन, यानी कायदे आज़म जो है वो एक मुस्तकिल मिजाज इंसान थे, यानी जो काम शुरू करते थे उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाते थे। जैसे पाकिस्तान की मूवमेंट में आपने भरपूर किरदार अदा किया और शुरू से लेकर आखिरी तक जो है जद्दोजहद करते रहे और पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत को हासिल किया और उसके गवर्नर जनरल मुंतखब हुए। तो आपने जो है मुकम्मल जो है मुस्तकिल मिजाजी से काम किया, जिससे बात ये साबित होती है कि आप एक स्टेट फैशनिस्ट पर्सन थे, यानी जो है बिल्कुल दिलजोई से काम करते थे और जो थे मुस्तकिल मिजाज थे। और दूसरा जो है हमारे पास वो ये है कि ही वॉज वेल डिसिप्लिन मैन, यानी आप जो है एक बेहतरीन डिसिप्लिन, यानी आप जो है एक तहजीब याफ्ता इंसान थे, यानी हर काम को डिसिप्लिन के दायरे में रह के करते थे, तहजीब व तालीम के दायरे में रह के करते थे। अगर आपके कपड़ों का स्टाइल देखा जाए, आपके शेरवानी पहनने का स्टाइल, आपके कोट पैंट पहनने का स्टाइल, आपके दूसरे जो है शलवार कमीज पहनने का स्टाइल, तो वो भी बहुत यूनिक था। और आप जो है बिल्कुल सही तरीके से कपड़ों को वेयर करते थे और बिल्कुल सही तरीके से जो है अपनी चीज़ों को रखते थे। तो जैसा कि आपने अगर म्यूज़ियम में जाके देखें तो आपको उनके कपड़े जो हैं बहुत ही ज़्यादा जो है अलग किस्म से हैंडल होते हुए नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि
ही ऑलवेज वर्क विथ ऑनेस्टली। देखें स्टूडेंट, कायदे आज़म जो एक ईमानदार आदमी थे। क्यों? क्योंकि आपको जो है मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ वक्तों में जो है हिंदुओं और ब्रिटिश ने जो है तोड़ने की कोशिश की, और आप जो है कभी नहीं टूटे। और आप जब कांग्रेस में भी थे उस वक्त भी आपको बहुत बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे खड़े रहे। लेकिन जब आपने देख लिया कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सिर्फ नारा लगाती है लेकिन कोई इसमें यूनिटी नहीं चाहती, वो सिर्फ हिंदुओं की हुक्मरानी चाहती है, तो फिर आपने कांग्रेस छोड़ा और मुस्लिम लीग में आ गए और वहाँ पर जो है पूरी ईमानदारी से काम किया। तो आप जो है वो एक बिल्कुल ऑनेस्ट इंसान थे और एक ईमानदार इंसान थे, ईमानदारी से काम किया। और आप यही चाहते थे कि गवर्नमेंट का जो हर शख्स है वो अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल ईमानदारी से पूरा करे, जिससे पाकिस्तान आगे बढ़े। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको पहला वाला एस्पेक्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आपको समझ में आए तो हमारी अप्रिसिएशन के लिए भी ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अब अपना दूसरा एस्पेक्ट देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। स्टूडेंट, दूसरा एस्पेक्ट यानी जो हमारे पास सवाल है वो ये है कि विजन फॉर पाकिस्तान, यानी कायदे आज़म का क्या विजन था पाकिस्तान के लिए, यानी उनका क्या तसव्वुर था पाकिस्तान के लिए। तो चले देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। He wanted to make a complete and impartial government and rule of law in पाकिस्तान। देखें स्टूडेंट, कायदे आज़म का जो विजन था पाकिस्तान के लिए वो ये था कि एक मुकम्मल इम्पार्शियल गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी मुकम्मल गैर जानिबदार। वो किसी की भी साइड ना ले, ना गरीब की ना अमीर की, बल्कि ऐसे कानून बनाए जो कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों की फलाह बहबूद के लिए हों। ऐसे कानून ना बनाए जिससे सिर्फ अमीरों को फ़ायदा हो, ऐसे कानून ना बनाए जिससे सिर्फ गरीबों को फ़ायदा हो, बल्कि ऐसे कानून बनाए जो कि अमीर और गरीब दोनों की ज़रूरत को पूरा करते हों। और वहाँ पर जो है पाकिस्तान में जो है मुकम्मल जो है कानून की पासदारी हो और मुकम्मल जो है कानून के सामने जो है हर कोई बराबर हो। ऐसा ना हो कि वज़ीर आज़म अगर कानून के सामने खड़ा हो तो उसके साथ जो है जो उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाए, यानी उसको आसानियाँ दी जाए कानून में, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं अगर गरीब खड़ा हो तो उसको आसानियाँ दी जाए, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या एक गरीब आदमी हो, सबको बराबरी ट्रीट किया जाए और सबको इंसाफ के दायरे में रख कर जो है फैसले किए जाएँ। तो स्टूडेंट, कायदे आज़म एक ऐसा मुल्क चाहते थे जहाँ पर जो है कंप्लीट इम्पार्शियल गवर्नमेंट हो जो कि गैर जानिबदार हो। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि कायदे आज़म विजन फॉर पाकिस्तान वॉज नेवर टू बिल्ड अ सेक्टेरियन स्टेट बट अ स्टेट वेयर पीपल बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन और सेक्ट आर फ्री टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि कायदे आज़म एक ऐसी रियासत चाहते थे जहाँ पर तमाम मज़हब और फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं अपनी अपने मज़हब पर जो है अमल कर सकें और उस पर जो है चल सकें। यानी जैसा कि हिंदुस्तान में हो रहा था कि सिर्फ हिंदुओं को इजाज़त थी अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी तरह, बाकी मज़हबों को जैसे मुसलमान हो गए, सिख हो गए और दूसरे मज़हब वाले हो गए, उनको मुकम्मल तरह से इजाज़त ना थी। वो चाहते थे हिंदू के हिंदुस्तान में सिर्फ वही मज़हब रहे हिंदू, और यहाँ पर जो है सब हिंदू के मुताबिक रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। तो कायदे आज़म एक ऐसा मुल्क चाहते थे जहाँ पर जो है तमाम मज़ाहिब को जो है तमाम मज़ाहिब फ़िरक़ों को जो है वो मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल हो, और ये जो है आपका एक बड़ा विजन था पाकिस्तान के लिए। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा वाला जो है एस्पेक्ट समझ में आ गया होगा, हमारा सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। अपना तीसरा देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या बताया जा रहा है। स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि व्हाट शुड वी डू टू मेक पाकिस्तान ग्रेट, यानी हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान को अजीम बनाने के लिए, यानी हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं जो हमें पूरा करना चाहिए जिससे पाकिस्तान जो है आगे बढ़े। तो चले पढ़ लेते हैं कि हमारी क्या ड्यूटी है और हमें क्या करना चाहिए। वी ought to fulfill the कायदे आज़म इंस्ट्रक्शन इफ़ वी फॉलो कायद इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान विल बी बिकेम द एग्जाम्पलरी कंट्री और स्टेट। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि हमें जो है कायद की यानी कायदे आज़म ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दी है, यानी जो उनका विजन था हमें उस पर चलना चाहिए। अगर हम कायदे आज़म के विजन पर चलेंगे तो पाकिस्तान में अमन कायम हो जाएगा और कोई भी जो है ना नस्ली फसादात होंगे, ना फ़िरका वाइज फसादात होंगे, ना कोई और फसादात होंगे। जब पाकिस्तान में अमन होगा तो यहाँ पर कारोबार तेज़ी से होगा और लोग जो हैं बाहर से कारोबार करने आएंगे क्योंकि ये एक अमन वाली कंट्री होगी, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे जिससे फ़ॉरेन एक्सचेंज के जो ज़राए हैं हमारे वो भी बढ़ेंगे और जो है हमारा ज़र मुबादला भी बढ़ेगा। अगर यहाँ पर अमन रहेगा तो लोग जो है बाहर से भी इन्वेस्ट करने आएंगे, और अगर अमन नहीं रहेगा, फसादात होते रहेंगे और अमन कायम नहीं होगा तो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बाहर चली जाएगी और जो यहाँ पर लोग बसते हैं, जो अमीर है, वो भी बाहर चले जाएंगे, जिससे मुल्क जो है वो गरीब से गरीब तर होता चला जाएगा और एक दिन आएगा कि मुल्क जो है बहुत नुकसान उठा चुका होगा। तो स्टूडेंट, हमें जो है कायदे आज़म के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए और मुल्क में जो है वो अमन कायम करने की कोशिश करनी चाहिए और फसादात से बचना चाहिए। और स्टूडेंट, दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि वी शुड पे आवर ऑल टैक्स,
तो हमें जो है अपने सारे टैक्स अदा करने चाहिए, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, गैस का हो या दूसरे टैक्सेस हो। उसे हमें जो है वक्त पर अदा कर देना चाहिए और उसे डिले नहीं करना चाहिए, जिससे जो है हुकूमत के पास जल्द से जल्द पैसा पहुँचे और इदारों के पास पैसा पहुँचे, जिससे जो है वो पॉलिसियाँ बनाएं और आसान से आसान तर जो है लोगों के लिए मुहैया करें, आसानियाँ मुहैया करें, और जिससे जो है पाकिस्तान आगे बढ़े। तो स्टूडेंट ये जो थे कायदे आज़म पर एस्पेक्ट यानी सवालात थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अल्लामा इकबाल पर हमारे एस्पेक्ट शुरू हो जाते हैं, तो चलें वो देख लेते हैं। स्टूडेंट अल्लामा इकबाल पे जो सबसे पहले हमसे पूछी जा रही है बात या उसका उनका जो एस्पेक्ट है वो ये है कि एकेडमिक अचीवमेंट्स, यानी अल्लामा इकबाल की एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या थी, यानी उन्होंने जो है तालीमी मैदान में क्या क्या कामयाबी हासिल की थी। तो चले देख लेते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। He passed his MA in 1899 from the University of the Punjab। देखिए स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल ने जो है 1899 में जो है MA पास किया यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है पंजाब की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये आज भी कायम है पंजाब में। तो अगर आप पंजाब जाएँ तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है देखने के लिए मिल सकती है और आप इसका विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आपने जो है MA किया, MA यानी मास्टर इन आर्ट्स। तो ये जो कंप्लीट जो है आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से किया, जिस पे आपसे सवालात भी किए जा सकते हैं और इसमें भी यही बात पूछी जा रही थी। और स्टूडेंट दूसरा जो है हमारे पास वो ये है कि ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ अरेबिक एट द ओरिएंटल कॉलेज लाहौर। देखें स्टूडेंट, जब आपने अपना MA कंप्लीट कर लिया तो आप जो है ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में जो है प्रोफेसर लग गए अरेबिक के, और वहाँ पर जो है आपने पढ़ाना शुरू किया। और ये चीज़ भी जो है आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स में आती है, प्रोफेसर बनना भी। तो अल्लामा इकबाल के पास जो है बेपनाह सलाहियत थी, तो जिसकी वजह से आप प्रोफेसर भी बने और आपने जो है ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में भी पढ़ाया। तो चले अब देख लेते हैं कि आपकी तीसरी जो है अचीवमेंट क्या है, एकेडमिक अचीवमेंट। ही वॉज अवॉर्डेड अ डिग्री ऑफ PhD बाय मोनिश यूनिवर्सिटी फॉर हिज वर्क ऑन पर्शियन फ़िलोसफी। देखिए स्टूडेंट, आपकी जो तीसरी एकेडमिक अचीवमेंट है वो ये है कि आपको जो है वो PhD की डिग्री से नवाजा किया। और किसने नवाजा? मोनिश यूनिवर्सिटी ने नवाजा, क्योंकि आपने पर्शियन फ़िलोसफी यानी पर्शियन फ़िलोसफी से मुराद फ़लसफ़े यानी आपने पर्शियन के फ़लसफ़े में जो है बहुत ज़्यादा काम किया, जिसकी वजह से जो है आपको अवॉर्डेड डिग्री दी गई। यानी आपने वहाँ जाके पढ़ा नहीं, आपको एजाज़ में डिग्री मिली और वो डिग्री थी PhD, जिसकी वजह से जो है आपके साथ डॉक्टर लगाया जाता है। आप जो है एज अ प्रोफेशन डॉक्टर नहीं थे, आपको PhD की डिग्री मिली, जिसकी वजह से आपके साथ डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल लगाया जाता है। तो PhD की डिग्री लेने वालों के साथ जो है डॉक्टर लगाया जाता है, और डॉक्टर जो है मेडिकल के पेशे के लिए ख़ास नहीं है, PhD की डिग्री जिनके पास हो उनके लिए भी डॉक्टर इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना दूसरा एस्पेक्ट देख लेते हैं। स्टूडेंट, दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि ड्रीम अबाउट पाकिस्तान, यानी अल्लामा इकबाल का क्या ड्रीम था पाकिस्तान के लिए। इकबाल्स ड्रीम फॉर पाकिस्तान वॉज दैट एवरी मुस्लिम ऑट टू फ्री टू परफॉर्म हिज रिलीजियस प्रेयर्स। देखें स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल का ये ड्रीम था कि एक ऐसा वतन हासिल हो मुसलमानों को जहाँ पर वो हैं उन्हें आज़ादी हो अपने मज़हब पर अमल करने की। जैसा कि हिंदुस्तान में रोका जा रहा था तो वहाँ ना रोका जाए, वहाँ पर जो है वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपनी तिजारत करें और जो है अपने आप को उसके मुताबिक ही ढालें। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ही ऑल्सो वांटेड दैट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलूचिस्तान यूनाइट अंडर अ सिंगल मुस्लिम स्टेट। देखें स्टूडेंट, आपका जो ड्रीम था पाकिस्तान के लिए वो ये था कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान और सिंध, ये जो है तमाम जो है एक मुसलमान रियासत के अंदर आ जाएं, जैसा कि हुआ। और पाकिस्तान के अंदर ये चारों सूबे आ गए, और बंगाल का सूबा जो था वो भी पाकिस्तान के अंदर जो है मर्ज हो गया था, जो कि बाद में जो है वो अलग हुआ। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना तीसरा और आखिरी एस्पेक्ट देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट, तीसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि एडवाइस टू मुस्लिम, यानी अल्लामा इकबाल की क्या एडवाइस थी मुसलमानों को कि वो क्या करें जिससे वो तरक्की याफ्ता हो जाएं। तो चले देख लेते हैं। ही ऑलवेज एडवाइज द मुस्लिम टू रिमेन ट्रू टू देयर फेथ एंड टू प्रैक्टिस इट इन लेटर एंड स्पिरिट। देखें स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल हमेशा मुसलमानों को ये बात कहते रहे कि वो जो हैं इस्लाम पर पूरी तरह से अमल करें, यानी ऐसा अमल ना करें कि आज नाम से मुसलमान हो और काम से कोई और।
जैसा कि आज के दौर में देखा जाता है कि इंसान जो है अगर नाम पूछो तो मुसलमान वाला होता है, लेकिन अगर उसका हुलिया देखो, उसको देखो, तो लगता नहीं है कि ये मुसलमान हो सकता है। तो ऐसा मुसलमान नहीं चाहते थे अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल एक ऐसा मुसलमान चाहते थे जो कि नाम से भी मुसलमान हो और काम से भी मुसलमान हो, और मुसलमान होने के साथ साथ वो जो है इस्लाम की हर बात पर हुर्फ ब हुर्फ अमल करता हो। ऐसा नहीं कि जो दिल करा उसने अमल कर लिया, जो बुरा लगा उसे छोड़ दिया और आगे पीछे शुरू हो गए। तो स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल चाहते थे कि हम पूरी तरह से जो है इस्लाम पर अमल करें। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि वो क्या है। ही सेड पुट योर फेथ इन इस्लाम, यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड वंस अगेन एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। देखें स्टूडेंट, इसमें भी यही बात की जा रही है कि वो चाहते थे कि हम अपना अकीदा जो है बहुत मजबूत करें इस्लाम में, यानी हम अपने ईमान को मजबूत करें और इस्लाम पर ऐसा भरोसा रखें कि जो भी मिलेगा वो अल्लाह ताला से ही मिलेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम दोबारा से जो है मुत्तहिद हो जाएंगे, यानी हम तमाम जो है दोबारा से एक कौम बन जाएंगे और जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हम पहले अजीम कौम हुआ करते थे वैसे ही दोबारा एक अजीम कौम बन जाएंगे और जो है हम अपने आप को मुकम्मल बर्बादी से बचा लेंगे। अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो हम जो है छोटे छोटे गुरों में बटे हुए होंगे तो हम जो है बर्बाद हो जाएंगे और दुश्मन जो है हम पर आसानी से हमला कर सकेगा। तो स्टूडेंट, कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के एस्पेक्ट पर जो है मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारी एप्रिसिएशन के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट, आखिरी में कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक तमाम वीडियोस पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।